आगामी 23 जुलाई को केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है। अब राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार की बारी है कि देश की जनता को क्या कुछ सौगात मिलने वाली है। राजस्थान इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस खास कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान में हम बात करेंगे आज कुछ सीए से और कुछ बुद्धिजीवी लोगों से जो इस बजट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, इस आम बजट में जनता को क्या कुछ राहत मिलनी चाहिए और पिछले बजटों के मुकाबले इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए। इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ हैं सीए पंकज जी जैन। स्वागत करता हूं सर। नमस्कार सर। टैक्स को लेकर आपसे पहला बात सीधी बात करना चाहता हूं कि टैक्स को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी भ्रांतियां हैं। लोगों के अंदर पिछले समय के जो टैक्स हैं उससे लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। अब जो केंद्र से बजट पास होने वाला है उसको लेकर क्या उम्मीदें नज़र आती? सर, आप इस बात को सही कह रहे हैं कि लोगों में कई भ्रांतियां हैं, किसी प्रकार की उनके दिमाग में कई ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं कि सरकार इस बजट में हमारे लिए क्या नई-नई योजनाएं लाने वाली हैं। तो मैं आयकर के कानून के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी 2 योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं, न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम, उसमें कई जनता का ये मानना है कि जो ओल्ड स्कीम अभी चल रही है, वो बंद होने वाली है। तो मैं आशा ये करता हूँ सरकार से कि अभी जो दोनों स्कीम की जो योजनाएं चल रही हैं, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, उसको सरकार को निरंतर रखना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे फ़ायदे हैं जो आम जनता अभी लेना चाहती है लेकिन वो न्यू स्कीम में अभी नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो आम जनता ने एक्सपेक्ट करी है कि इसको बढ़ाया जाए, कि जैसे अभी ओल्ड स्कीम में जो मिल रहा है 2.5 लाख और न्यू स्कीम में जो 3 लाख है, उसको बढ़ा करके एक सर्टेन अमाउंट तक, एक अच्छे अमाउंट तक बढ़ा करके सरकार द्वारा इसको एक सौगात जनता को देनी चाहिए। साथ ही मैं जनता की जो एक बात है वो सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि एटीसी, धारा एटीसी जो है उसमें कई तरह की छोटे छोटे डिडक्शंस उनको मिलते हैं, जैसे 1.5 लाख रुपए की टोटल उसकी लिमिट है। उस लिमिट को बढ़ा करके भी सरकार को कुछ 2 लाख या 2.5 लाख तक करना चाहिए। 1.5 लाख की लिमिट बरसों से, कई समय से बढ़ी नहीं है। इसके साथ ही 80D की जो धारा है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है, वो लिमिट आज भी 25,000 रुपये तक ही सीमित है। ये लिमिट 25,000 बहुत कम है आज के इस महंगाई के ज़माने में। इसको भी बढ़ा करके 1 लाख किया जाना चाहिए और सरकार द्वारा एक अच्छी सौगात जनता को देनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इन टैक्सेस की तो जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, छोटे व्यापारी जो हैं उनको भी काफ़ी इसमें परेशानी होती है। इस टैक्स को लेकर समझते भी नहीं है कई सारे लोग। तो ऐसे में पिछले साल जो पिछली बार जो ये आम बजट पेश हुआ था उसको लेकर इस बजट में मध्यम वर्गीय और छोटे व्यापारियों के लिए क्या कुछ राहत मिल सकती है? डेफ़िनेटली इसके बारे में भी मैं, अगर जो लोगों से जो चर्चा होती है, जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन जनता से, उनकी एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत हाई है कि हमारे को कुछ एक राहत दी जाए। जैसे ऑडिट के केसेस में हो गया या पुरानी कुछ डिमांड के केसेस में हो गया, कई ऐसी पुराने लिटिगेशन के मैटर्स जो पेंडिंग है जिनके अभी तक ना कोई रिकवरी होनी है। अच्छा, दूसरा एक सीपीसी सिस्टम जो है जहाँ पर छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे जो करदाता हैं, उनके कई ऐसे रेक्टिफिकेशन के मैटर्स पेंडिंग हैं जो पुराने कई सालों से पेंडिंग है, उनका निस्तारण अभी भी नहीं हो रहा है। तो सरकार को कोई एक ऐसी योजना लानी चाहिए जिनसे जो छोटे व्यापारियों को, जो पुराने ऐसे लिटिगेशन के मैटर पेंडिंग है जिनका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है, और सीपीसी के आने के बाद जो समस्याएं आ रही हैं, जो ई प्रोसीडिंग्स की जो नई योजना सरकार ने चालू करी है, उसको इफेक्टिव तौर पर जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसके बारे में भी सरकार को कोई एक योजना नई लानी चाहिए जिससे उन पुराने लिटिगेशन मैटर्स का निस्तारण हो सके। देखिए, योजनाएं तो फिर भी सरकार लाती है, आती भी रही है, लेकिन पहले भी छोटे व्यापारियों को उद्योग करने के लिए कई सारी स्कीम्स मिली, लेकिन उसका लाभ सीधा छोटे व्यापारियों को मिला नहीं। कई जगह पर तो जानकारी के अभाव में और कई जगह पे जैसे बैंक में ऋण लेने जाते हैं तब उनको उसका उद्योग के लिए ऋण नहीं मिलता। ये तमाम बातें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाए। तो योजनाएं आ जाना ही काफ़ी है, इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। देखो, इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार द्वारा वैसे कई बार
कहीं अच्छी तरीके से मार्केटिंग की भी जाती है, जो आम जनता तक सूचना नहीं पहुंचती है, उसके लिए कुछ एक प्रभावी योजना मार्केटिंग के आधार पर भी सरकार द्वारा लानी चाहिए, जिससे बैंक कर्मी या फिर जो भी कोई वेबसाइट्स हैं, अलग अलग तरह के जो मार्केटिंग चैनल्स हैं, उनके माध्यम से सरकार को इन योजनाओं को जनता को अवगत कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। बेशक मैं मानता हूँ सरकार द्वारा अच्छा प्रयास पिछले सालों में किया गया है, लेकिन अगर इन योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जाए और अच्छे मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू इनको अवगत कराया जाए तो डेफिनेटली इन योजनाओं का लाभ जनता को मिल पाएगा। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाना है उसको लेकर लोगों के अंदर काफ़ी उम्मीदें भी हैं। राजस्थान सरकार का बजट पेश हो चुका है, अब केंद्र सरकार की बारी है। एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है जीएसटी का। जीएसटी को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। जब से जीएसटी आई है तब से मुझे लगता है अब तक कई लोग इसको समझ नहीं पाए। तो ऐसे में क्या नुकसान लोगों को हुए हैं और जीएसटी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि जीएसटी गवर्नमेंट ने लिया है वो अच्छा किया है, जीएसटी लेके आए वो। बट जीएसटी में ये है कि जब 2017 में जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था तब तो लोगों में एक्ट में इतनी नॉलेज नहीं थी कि इसको कैसे कंप्लायंस करना है, कैसे रिटर्न करना है, कैसे बिल्स के इनपुट और क्रेडिट क्लेम करनी है। बट 17, 18 और 18, 19 और 19, 20 में जब स्टार्टिंग के 3 इयर्स थे तो जीएसटी डिपार्टमेंट और जो करदाता हैं उनके बीच में भी इस बात का कन्फ्यूजन था कौन से बिल का इनपुट ले या कौन से बिल का इनपुट नहीं ले। और आज की डेट में ये है कि डिपार्टमेंट ने लास्ट 5 इयर्स के जो नोटिस हैं वो डिमांड के साथ उन्होंने जारी किए हैं, प्लस उनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा के करदाताओं और एमएसएमई व्यापारियों को दे रखा है। तब व्यापारियों के अब ये है इस कन्फ्यूजन में है कि हम पहले वाले नोटिस को कैसे क्लियर करें, क्योंकि एक्ट में कंप्लाइंस उन्होंने करी है बट उनमें क्लैरिटी नहीं थी। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को चाह रहे हैं कि करदाता हैं जो है हमारे जीएसटी से रिलेटेड, जो बिजनेस वाले व्यापारी हैं और एमएसएमई करदाता हैं, तो उनको अच्छे से बेनिफिट मिले, बिजनेस को ग्रोथ करें, तो 17, 18, 19, 20 जो 3 साल के हैं उनके जो नोटिस के अंदर डिमांड पेनल्टी आपने रेज करी है वो माफ़ की जाए, ताकि जो बेनिफिट उनको अल्टीमेट मिल सके वो बिजनेस की ग्रोथ में आगे बढ़ सके। तो और दूसरा मेरा मेन टारगेट ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि सारे लोग अगर आज के तारीख में बिजनेस करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाने के लिए वो चाहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करें। बट गवर्नमेंट ने वहाँ ये कंडीशन रख दी है कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हर व्यक्ति जाएगा, मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूँ, फिर मैं उसकी रिटर्न्स फाइलिंग करूँ, उसकी कंप्लाइंस पूरी करूँ, तो उसका जो एक कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी व्यापार करने की। तो वो ये चाहते हैं कि हम लोग, उनका भी कन्फ्यूजन ये रहता है कि आगे गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को हटा दे कि हम मैंडेटरी प्रोविजन नहीं रखें कि रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो उस प्लेटफॉर्म पे भी वो अपना व्यापार कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर एक बात और क्लियर करनी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने 20 लाख तक के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी फ्री किया है, लेकिन जब ऑनलाइन बिजनेस करने जाता है कोई व्यक्ति तो उसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसे ज़रूरी कर देते हैं कि आपको अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना व्यापार करना है तो जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है। ऐसे में छोटा उद्योग करने वाले लोगों के लिए जब वो जीएसटी लेने जाते हैं तो सीए का चार्ज बढ़ जाता है, उनका जीएसटी जो रिटर्न भरना पड़ता है, इन तमाम उलझनों में फंसकर या तो वो व्यापार नहीं कर पाते या व्यापार करते हैं तो नुकसान के सौदे में चले जाते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को अपने अब जो आम बजट पेश करने वाली है उसके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह के उद्योग करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई योजना लानी चाहिए जिससे जो छोटा व्यापार करने वाले लोग हैं वो अच्छे से ऑनलाइन भी अपना व्यापार कर पाएँ। चलिए, हमारे साथ एक बाल संरक्षण आयोग के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शैलेंद्र जी पंड्या। सर, बजट पेश होने वाला है, बाल संरक्षण आयोग को, इस डिपार्टमेंट को, चाइल्ड वेलफेयर, जितने भी सीडब्ल्यूसी, तमाम जितने भी छोटे बच्चों के रखरखाव के लिए और जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं इससे? जी बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये जो मैं अक्सर कहता हूँ कि इस भारत राष्ट्र की लगभग आधी आबादी हमारी इन बच्चों की है। अगर राजस्थान की बात करें तो 43% पॉपुलेशन बिलो 18 एज ग्रुप की है। तो जब इतनी बड़ी आबादी हमारी ये है और आने वाले राष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी इन कंधों पर उड़ने वाली है और इनके पे जितना खर्च सरकार को करना चाहिए, चाहे हम नेशनल एजुकेशन, आप एनईपी की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, उसके अंदर बड़े बड़े शिक्षाविदों का सबका ये कहना है कि यदि एनईपी को एग्जैक्ट अगर आप चाहते हो भारत में लागू हो तो आपके सकल नामांकन जो आपका अनुपात है उसको बढ़ाना हो तो जीडीपी का आपका परसेंटेज जितना खर्च अभी आप इस पर कर रहे हो उसको बढ़ा के दुगना करना होगा। तो ये तो मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट उठाया एजुकेशन का। तो हम हर कंपोनेंट की यदि बातचीत करें तो हर एक कंपोनेंट पर जितना पैसा इस पॉपुलेशन पर खर्च होना चाहिए उसका नगण्य के बराबर आज खर्चा वर्तमान में हो रहा है। लास्ट ईयर भी यदि हम देखें तो जो बजट आया था उस बजट के अंदर डब्ल्यूसीडी को मिलने वाला चाइल्ड प्रोटेक्शन के फंड में और कमी आई है बढ़ने की बजाय। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही एक अपील है, यदि भारत राष्ट्र को वास्तव में यदि हम डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं तो इस वर्ग के ऊपर भी विशेष फोकस करना होगा। एजुकेशन,
चाइल्ड प्रोटेक्शन, हेल्थ और हाइजीन वाले जो मुद्दे हैं उनके साथ साथ वॉश का जो सेगमेंट है उसको भी साथ में जोड़ना होगा। और एक अलग से जो कैडर है पूरी की पूरी, वो कैसे इस पर काम करेगी वो तब तक स्थापित नहीं हो पाएगी जब तक उनके लिए बजटरी एलोकेशन नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चों के साथ होने वाला क्राइम या बच्चों के द्वारा जो क्राइम किया जा रहा है उसके निपटान के लिए हर एक पुलिस थाने में अलग से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का प्रावधान है। लेकिन चूंकि वर्तमान में ऐसा कोई कैडर अलॉट ही नहीं हो पा रही तो वो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कभी कोई है कभी कोई है। तो उसी स्थिति में सफ़र कौन कर रहे हैं? आज भी हमारे मिसिंग चाइल्ड सफ़र कर रहे हैं, ऑर्फन चाइल्ड सफ़र कर रहे हैं, और जिन बच्चों के द्वारा अपराध हुआ है या जिन बच्चों ने अपराध कारित किया है वो सब बच्चे सफ़र कर रहे हैं। अगर इसके लिए अलग से बजट एलोकेशन होगा तो हम लोग आरपीएससी यूपीएससी के माध्यम से सीधी जो हमारी भर्ती है इस कैडर में कर पाएंगे। अब उदाहरण के तौर पर आप एक और डिपार्टमेंट ले लीजिए, जैसे हम लोग बात करते हैं, ये तो बात मेरे पुलिस डिपार्टमेंट की करी, वैसे हर एक डिपार्टमेंट में हमारे पास स्टाफ की ज़बरदस्त कमी है। जैसे आईसीपीएस की बात करी थी इसी सरकार ने और कहा था कि हम लोग पूरे भारत राष्ट्र के हर एक राज्य में बच्चों के लिए अलग से विभागीय स्तर पे व्यवस्थाएं करवाएंगे। आयोग कमिटीज तो हैं, उसके अलावा व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन आप देखिए वो सारे जो मैक्सिमम पद हैं वो खाली पड़े हैं। जैसे राजस्थान में यदि बात करें तो अलग से डिपार्टमेंट चल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड राइट, और उसमें करीब करीब हर एक डिस्ट्रिक्ट पर 5 से 7 लोगों के आवंटन है। लेकिन आप देखिए एक एडीआईसीपीएस की नियुक्ति और बाकी सारे पद रिक्त हैं। तो अब जब तक ये पद नहीं भरे जाएंगे, जब तक हम एक जो बेस है, जो फाउंडेशन है वही मजबूत नहीं बनेगा तो हम आगे की प्लानिंग कैसे करें? और ये सब कुछ निर्भर करता है बजट पर। तो मेरा तो माननीय हमारी मोदी जी से, सरकार से और हमारे वित्त मंत्री से ये मेरा आग्रह रहेगा कि इस बार जब हम बजट बनता है तो हम लोग इस मुद्दे पर भी थोड़ा ध्यान दें, तो निश्चित रूप से एक डेवलप कंट्री का जो सपना है वो साकार होने की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है, तीसरा आम बजट पेश होगा। इस तीसरे आम बजट को लेकर 2047 तक का सपना है कि विकासशील से हम विकसित देश इसे बनाएं। लेकिन छोटे बच्चों की जब भी बात आती है तो वो एक स्कूल तक सिमट कर रह जाती है। स्कूलों के लिए बजट की घोषणाएं हो जाती है, लेकिन जो अनाथ बच्चे हैं और जो ये इस तरह के बच्चे हैं उनका पिछले जो भी पेश हुए हैं उनमें कुछ उन्हें मिला है या अभी जो राजस्थान का बजट पेश हुआ था उसमें कुछ मिला है? देखिए इसी में आपके मैं एक बात जोड़ देता हूँ कि जो हम लोग एक 2047 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, ये सारे लक्ष्य तब तक संभव नहीं है जब तक हम एसडीजी के ऊपर फोकस ना करें। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें सबसे पहला लाइन ही है वही है जो कई बार हमारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्री भी इसको कोट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग कोट करते हैं कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कोई पीछे ना छूट जाए। अब कोई पीछे ना छूट जाए तो वो तब तक पीछे ही छूटता रहेगा जब तक हम उसको मेन स्ट्रीम नहीं कर पाए। तो जो लोग वोटर हैं वो तो फिर भी अलग अलग मुद्दों से अपनी प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहे हैं, एक छोटा सा वर्ग भी अपनी आवाज़ उठा रहा है और वो कहीं न कहीं किसी पॉलिसी का पार्ट बन रहा है। लेकिन आज हमारे जो 18 साल से कम के जो बच्चे हैं वो तो वोटर भी नहीं है। तो कई बार जाने अनजाने एक बहुत बड़ी चूक होती है इनको नेगलेक्ट कर जाने की। तो अगर वास्तव में हमारा लक्ष्य वो है कि हम चाहते हैं कि भारत एक जो उस स्थिति में आए और 2047 का लक्ष्य पूरा हो, तो निश्चित रूप से हमें जो कंट्रीज ऑलरेडी इस लक्ष्य को अचीव कर चुकी है उनके मॉडल को पढ़ना होगा। और चाहे आप किसी डेवलप कंट्री के मॉडल को उठा लें, उसमें आप पाएंगे कि बजटरी एलोकेशन में सबसे पहली प्राथमिकता उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन और बच्चों के ऊपर फोकस करके दी होगी। आप देखिए जिस तरह से राजस्थान सरकार का बजट पेश हो चुका है और अब केंद्र सरकार की बारी है। 23 जुलाई को केंद्र सरकार का एक पुलिंदा खुलेगा जिसमें केंद्र की जो जनता है, देश की जो जनता है, उसे क्या कुछ मिलता है इसकी आस लगाकर लोग बैठे हैं। हम उदयपुर के एक सीए कार्यालय में थे जहां पर 2 प्रबुद्धजन सीए से हमने बात की, बाल संरक्षण आयोग के एक सदस्य से हमने बात की और इस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर जिस तरह से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं असमंजस की बातें हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा। ऐसे में उनकी जो पेनाल्टीज़ पुरानी बनी हुई है, जब वो समझ नहीं पाए थे इसे और जो गलतियां की थी उसे माफ़ करके उन पेनाल्टीज़ को माफ़ करना चाहिए और टैक्स जितना बढ़ता जा रहा है उस पर रोक लगा के उसे कम किया जाना चाहिए। वहीं अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत की बात करने से पहले विकसित देशों से उसका कंपैरिजन किया जाना बहुत ज़रूरी है और उसके अंदर अनाथ बच्चों से, बच्चों के जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत और इसके लिए जो बॉडीज़ काम कर रही है उनको किस तरह की ज़रूरत है इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।